दूसरी सुबह जब मीरिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी आंख खुली। वो सुबह की पहली किरण की मानिंद निखरी निखरी मेरे सामने पहुंची थी। बोली, मुझे यकीन था कि तुम रात को देर से सोए होगे। मुझे भी रात को देर से नींद आई। मेरा ख्याल था कि तुम्हारे पास आकर तुमसे कुछ गुफ्तगू की जाए, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर अपना फैसला बदल दिया कि मुमकिन है तुम्हें नींद आ गई हो। नाश्ता तैयार कर चुकी हूँ, आओ नहाने की जगह बता दूं। गुस्ल कर लो, उसके बाद नाश्ता करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए उससे दरियाफ्त किया, यहाँ नहाने की जगह भी है? वो बोली, हाँ क्यों नहीं। और मुझे उस खंडर नुमा इमारत के एक ऐसे हिस्से में ले गई जहाँ नहाने का इंतजाम था। मुझे वहाँ छोड़कर वो बाहर चली गई। ठंडे पानी का गुस्ल फरहत बख्श साबित हुआ था। हालांकि फजा में खुनकी थी, लेकिन सर्द पानी उस वक्त बदन पर खुशगवार लग रहा था। वापस पहुंचा तो मीरिया सैंडविचेस, कॉफी और मुख्तलिफ अक़साम के बिस्किट प्लेटों में सजाए मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने सैंडविचेस लिए, बिस्किट खाए और मीरिया ने मेरे लिए प्याली में कॉफी उंडेल दी। नाश्ता बिल्कुल खामोशी से किया गया। उसके बाद मीरिया ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, मुझे अब चलना चाहिए, बेहतर है कि तुम आराम करो। मैं कोशिश करूंगी कि 11 साढ़े 11 बजे तक वापस आ जाऊं। मजीद कुछ देर हुई तो 1 बजे का वक्त तसव्वुर कर लेना। वैसे मैं एक बात बता दूं कि जो खतरात हमें रात को पेश आए थे वो हर वक्त हमारा पीछा नहीं कर सकते। मेरी तरफ से देर हो जाने पर फिक्र न करना। मैंने कहा, और अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या हर्ज है? बोली, मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो शख्सियतें कुछ लोगों की निगाहों में मशकूक हो गई हैं। मेरा ख्याल है तुम समझ रहे होगे। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है। बोली, वैसे अगर तुम यहाँ से कहीं जाना चाहो तो जा सकते हो। कुछ दिक्कतें पेश आएंगी, लेकिन तन्हा कोई खतरा नहीं है। अलबत्ता अपने तौर पर तुम जरा मोहतात रहना, चूंकि तेरोडा पुरस्कार लोगों की बस्ती है और यहाँ अजनबी लोगों पर नजर रखी जाती है। मैंने कहा, नहीं, मेरा फिलहाल कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। और उसके बाद वो मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। मैं उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया था। मीरिया ने बाहर खड़ी लैंड रोवर स्टार्ट की और मुस्कुराकर मुझे अलविदा कहा। मैं उस वक्त तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल न हो गई। उसके बाद मैं इमारत से बाहर निकल आया और दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने लगा। अतराफ का माहौल देखकर मीरिया के ये अल्फाज याद आए कि मैं अगर कहीं बाहर जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। उस खंडर नुमा इमारत के अलावा यहाँ दूसरा कोई खंडर भी नहीं था। अतराफ में मिट्टी के बदनुमा तोते बिखरे हुए थे, जिनमें थोहर की झाड़ियां उगी हुई थीं। ताहद निगाह आदम न आदमजाद, जराए आमदोरफ्त कुछ न थे। मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो उसके लिए ये जगह निहायत मौजू है। कहीं भी निकल जाऊं पनाह मुश्किल है। भाग कर कहाँ तक जाऊंगा? एक ठंडी सांस लेकर अंदर वापस आ गया और उस खंडर का जायजा लेने की ठानी। बहुत बड़ी इमारत नहीं थी। यहाँ उस वीराने में उसकी मौजूदगी भी समझ में नहीं आई थी। वैसे काफी पुरानी मालूम होती थी। फिर अचानक उस लाश का ख्याल आया जो मीरिया ने बकौल उसके ठिकाने लगाई थी। इस नजरिए से भी खंडर का जायजा लिया, लेकिन लाश खंडर के अंदर दफन नहीं की गई थी। खंडर के बाहर फैले कच्चे तोदों में उसकी काफी गुंजाइश थी और यकीनन मीरिया ने वहीं कहीं लाश ठिकाने लगा दी होगी। न जाने कितनी देर गुजर गई, फिर अचानक बोरियत ने दूसरा रुख इख्तियार कर लिया। मैं यहाँ किसी खानादार खातून की मानिंद मीरिया का इंतजार कर रहा हूँ, ये मालूम होने के बावजूद कि मीरिया का ताल्लुक उन खतरनाक लोगों से है जिनके खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ। और मीरिया एक ऐसी औरत है जिसने मेरे सामने निहायत सुकून से एक शख्स को कत्ल किया और दूसरे के कत्ल का एतराफ कर चुकी है। अगर कोई दिलचस्पी थी उससे तो सिर्फ इतनी कि मुमकिन है उसके जरिए कोई क्लू मिल जाए। नंबर 5 और नंबर 6 भी उसके साथ ही थे और उनके कातिल नहीं। मेरा यहाँ चूड़ियां पहनकर बैठे रहना किसी तरह जायज नहीं है। निकलना चाहिए यहाँ से और अब हालात को दूसरा रुख देना चाहिए। ये फैसला करने के बाद एक और ख्याल जहन में आया और ताज्जुब हुआ कि इससे कबल इसके बारे में क्यों ना सोचा। चुनांचे फौरन ही ट्रांसमीटर ऑन करके साइका माइलर को कॉल की। दूसरी तरफ से इशारा मिल रहा था, लेकिन कोई जवाब न मिला। मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। इशारा मिलने का मतलब यह है कि साइका ट्रांसमीटर की रेंज से दूर नहीं, लेकिन फिर जवाब क्यों नहीं दे रही? ये भी हो सकता था कि वो जवाब देने की पोजीशन में ना हो। ऐसी हालत में उसे ट्रांसमीटर ऑन कर देना चाहिए था ताकि मैं उसकी पोजीशन से वाकिफ हो जाता। या तो वो सो रही है या फिर बेहोश है या ट्रांसमीटर उसके पास मौजूद ही नहीं है। दूसरे नंबर पर एली को कॉल किया, लेकिन वही कैफियत यहाँ भी थी। कुछ समझ में नहीं आया। कई नंबरों पर कॉल करने के बाद तो वाकई परेशान हो गया। बिलाखिर मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलना चाहिए। तेरोडा जाकर ही सूरत हाल का कोई अंदाजा किया जा सकता है। इस आखिरी फैसले के तहत खंडर से बाहर निकल आया और उसी पगडंडी की तरफ चल पड़ा जहां से रात को इधर आया था। सड़क न जाने कितनी दूर थी, इसका अंदाजा नहीं हो सका था, लेकिन अभी चलते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दूर से गर्द उड़ाती लैंड रोवर नजर आई।
जो रफ्तार से इसी तरफ आ रही थी। मैं रुक गया और मीरिया का इंतजार करने लगा। उसने दूर से ही मुझे देख लिया था। करीब आकर बोली, हेलो जैक। मैंने जल्द से जल्द वापसी की इंतहाई कोशिश की है। आओ अंदर आ जाओ। मैं घूमकर दूसरी तरफ से लैंड रोवर में दाखिल हो गया। मीरिया ने लैंड रोवर रिवर्स करके सड़क की तरफ मोड़ दी। बोली, कोई चीज तो नहीं रह गई यहाँ? मैंने कहा, मेरे पास था ही क्या, लेकिन कहाँ चल रही हो? मीरिया ने जवाब दिया, एक्विन। मैंने पूछा, कुछ मालूम हुआ उसके बारे में? वो बोली, हाँ, दरियाई रास्ते से चलना होगा। मैं इंतजामात करके आई हूँ, अफसोस सख्त धोखा हो गया। मैंने पूछा, क्या? बोली, कमबख्त मेसन और बैकर बिके हुए लोग थे। तुम्हारी लाई हुई अशिया उन्होंने इत्मीनान से हमारे दुश्मनों के हवाले कर दी और अपना काम खत्म कर लिया। बड़ा धोखा हुआ है जैक। अब अगर हम मुकर्रा वक्त पर एक्विन न पहुंचे तो वो अशिया वहां से आगे निकल जाएंगी। बड़ी मुश्किल से कुछ निशानात मिले हैं। मैंने खामोशी से शाने हिला दिए। ये फैसला वक्त का था कि उसने मुझे अपने तौर पर निकलने नहीं दिया और मीरिया मेरे पास पहुंच गई। चुनांचे मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया और खामोश हो गया। लैंड रोवर ने सड़क का रुख नहीं किया था, बल्कि उसी पगडंडी पर तकरीबन 2-3 मील चलने के बाद वो दाईं समत मुड़ गई। कच्चा, पथरीला और थोहर की झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता था, जिसे बाकायदा रास्ता नहीं कहा जा सकता था। अगर लैंड रोवर न होती तो उस रास्ते पर सफर नामुमकिन था। कच्ची मिट्टी के टीले और उनके दरमियान उगी हुई थोहर की झाड़ियों में स्याह रंग के सांप इधर से उधर रेंगते हुए नजर आ जाते थे। देखने ही से अंदाजा होता था कि ये इंतहाई खौफनाक और जहरीले नाग हैं। मीरिया बिलाशुबा एक निडर लड़की थी, क्योंकि ये मनाजिर देखकर भी उसके चेहरे पर खौफ का तासुर नहीं पैदा हुआ और वो इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ थी। 7 या 8 मील का सफर तय करके कदरे एक पुख्ता जगह नजर आई, जहां मिट्टी सख्त थी और उसकी वजह चंद लम्हों के बाद ही मालूम हो गई। एक अच्छे खासे चौड़े पाट का दरिया मौजें मार रहा था। लैंड रोवर कुछ और आगे बढ़ी तो मैंने इंतहाई कदीम साख्त की स्टीम से चलने वाली कश्ती देखी, जिसके ऊपर लगी हुई चिमनी से धुआं उठ रहा था। पानी खींचने वाली चरखी उसके दरमियानी हिस्से में लगी हुई थी और उस कश्ती के आसपास 2-3 अफराद नजर आ रहे थे। एक छोटा सा कैनवस का शामियाना लगाकर धूप से बचने के लिए जगह बनाई गई थी। लैंड रोवर करीब जाकर रुक गई और फौरन ही एक आदमी उसके करीब पहुंच गया। मीरिया ने नीचे उतरते हुए कहा, तुम इसे एहतियात से वापस ले जाओ। उस शख्स ने गर्दन झुका दी। बाकी दोनों आदमी मीरिया का इंतजार कर रहे थे। चुनाचे मीरिया मुझे साथ लिए हुए कश्ती में सवार हो गई। एक रस्सा खींचकर कश्ती का इंजन स्टार्ट किया गया और उसकी चिमनी से धुआं निकलने लगा। साथ ही चरखी घूमी और फट 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 की आवाज के साथ कश्ती आगे बढ़ने लगी। कश्ती में मजीद 3 अफराद सवार थे, जिनमें एक बड़े गुलमुच्छों वाला पुर्तगाली तर्ज का बूढ़ा आदमी और 2 किसी और नस्ल के अफराद थे, जिनके चेहरे धूप की तमाजत से झुलसे हुए महसूस होते थे। दोनों के चेहरों पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं और दाढ़ियां बड़ी हुई थीं। सर पर अलबत्ता उन्होंने बड़े नफीस किस्म के फ्लैट हैट लगाए हुए थे, जिनका जिस्म के दूसरे लिबास से कोई ताल्लुक नहीं मालूम होता था। मीरिया और मैं साइबान के नीचे बैठ गए। हालांकि दरियाई सफर हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद हब्सा महसूस होने लगा और हमारे बदन पसीने में डूब गए। धूप की बेपनाह शिद्दत से दरियाई पानी बुखारात की शक्ल में बुलंद हो रहा था और फजा में धुंध सी फैली हुई महसूस होती थी। गुलमुच्छों वाला आदमी बार बार अपनी पेशानी से पसीना पोंछकर उसके कतरे फजा में मुंतशिर कर रहा था। कश्ती का ये तकलीफ दे सफर तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहा। दरिया का पाट कहीं चौड़ा हो जाता और कहीं कम। रास्ते में जगह जगह स्याह पत्थरों के अंबार के साथ साथ मैंने मगरमच्छों को दराज देखा। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, जिनमें से बाज कश्ती को देखकर अपने ढीले ढाले बदन को जुम्बिश देते हुए किनारों से हट गए। सफर बिलाखिर खत्म हुआ और उसका अंदाजा फट फट की सुस्त होती हुई आवाज से हुआ। कश्ती का रुख भी एक जानिब मुड़ गया था। इस दौरान मैंने मीरिया से कोई गुफ्तगू नहीं की थी। बिलाखिर कश्ती किनारे पर रुक गई। सामने ही जंगल फैला हुआ था। मीरिया ने मुझे नीचे उतरने के लिए कहा। हमारे साथ गुलमुच्छों वाला शख्स भी नीचे उतर आया था। मीरिया ने कहा, यहाँ तुम हमारी रहनुमाई करोगे डीगो। वो गर्दन खम करके बोला, मैं हाजिर हूँ मैडम। फिर अपने साथियों से कहने लगा, दरियाई रास्तों पर निगाह रखना और अगर कोई खतरा महसूस हो तो नरसिंघा बजाकर हमें आगाह करना। उसके दोनों साथियों ने गर्दनें खम कर दी। कश्ती का इंजन बंद कर दिया गया था और उसे किनारे पर लाकर बांधने की कोशिश की जा रही थी। हम तीनों कश्ती से उतरकर चल पड़े तो मैंने पहली बार मीरिया से पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि एक्विन में हमें क्या करना होगा? वो बोली, सूरत हाल मालूम होने के बाद मैंने अपने साथियों को हिदायत कर दी है कि एक्विन में होने वाली सरगर्मियों पर निगाह रखी जाएगी और हमारे लाए हुए सामान को दुश्मनों से हासिल करने की कोशिश की जाए। मैंने पूछा, क्या वो लोग एक दूसरे से इस कदर शनासा हैं? वो बोली, नहीं, ये बात नहीं।
यहाँ ہونے والی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے اور اس طرح ہم ایک دوسرے کی کارروائیوں سے واقف رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکون سے رابطہ قائم کرنے پر یہ اطلاع ملی تھی کہ پچھلی رات کچھ افراد یہاں پہنچے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے حوالے میسن نے وہ سامان کیا ہے۔ میں نے کہا اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ وہ بولی اب تو جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا ہے ڈیئر جیک، بس ہم اپنی کوششوں میں کمی کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ جنگل زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن گھنا اور گنجان تھا۔ ہم تینوں آگے بڑھتے رہے اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں گھٹنوں تک اونچی گھاس تھی۔ نیچے سے بھی یہ گھاس کچھ عجیب سی تھی اور شدید ہبس محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی ہم اس گھاس میں بمشکل تمام آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ دفتن کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی اور ڈیگو نے ایک دم دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ کسی چیتے کی طرح چوکنا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ مقصد یہی تھا کہ گھاس میں بیٹھ جاؤں۔ میریا نے خود بخود میری تقلید کی تھی۔ ڈیگو بھی گھاس میں چھپ گیا۔ گاڑی کے انجن کی آواز میں نے بھی صاف سن لی تھی۔ گھاس سے شاید کچھ ہی فاصلے پر ایک چوڑی پگ ڈنڈی تھی جس پر یہ آواز سنائی دے رہی تھی، اور پھر ہم نے بھورے رنگ کی ایک جیپ دیکھی جسے شاید مٹی سے رنگ دیا گیا تھا تاکہ جنگل میں وہ دور سے نظر نہ آئے۔ ہم سے کچھ فاصلے پر جیپ رک گئی اور پھر بندروں کی چیخو پکار کے درمیان لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں، اور اس کے بعد کسی شخص نے چیختی ہوئی زبان میں کچھ کہا۔ غالباً افریقی زبان تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا تھا، لیکن میریا آہستہ سے بولی 100% یہ انہی کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا کہ دفتن ہماری سانس رک گئی۔ رائفل چلنے کی آواز سنائی دی تھی اور اس کے ساتھ ہی درختوں پر شور مچانے والے پرندے خاموش ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ گولی کس پر چلائی گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوسری گولی چلی اور پھر بندروں کی ایسی چیخم دھاڑ سنائی دی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ ڈیگو نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ نہیں، انہیں ہم پر شبہ نہیں ہوا۔ وہ اتفاقیہ طور پر ادھر آ نکلے ہیں اور بندروں کو مار رہے ہیں۔ ہم خاموشی سے سانس روکے ان کے جانے کا انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد جیپ سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ جب جیپ کافی آگے نکل گئی تو ڈیگو نے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے ہمیں بھی اٹھنے کے لیے کہا اور پھر ہم وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ آنکھ مچولی، یہ کھیل بظاہر تو بے مقصد ہی تھا، لیکن میں صبر کیے ہوئے تھا، کرتا بھی کیا۔ حالات جو رخ اختیار کر گئے تھے اسے تبدیل کرنا اس وقت میرے بس سے باہر تھا۔ میں آسانی سے انہی جھاڑیوں میں ان دونوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میریا کا تعلق در حقیقت سٹیفن براکوڈا سے ہے یا وہ کسی اور ہی شخصیت سے وابستہ ہے۔ بیکر اور میسن کے بارے میں بھی کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم جنگل کے دوسری جانب ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک پر پہنچ گئے۔ آگے گھاس بہت لمبی تھی اور اس کے بعد گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں اچھی خاصی آبادی محسوس ہوتی تھی کیونکہ سڑک دھان کے اونچے کھیتوں کے قریب سے گزرتی تھی اور جگہ جگہ مخصوص طرز کی جھونپڑیاں بنی ہوئی نظر آتی تھیں جن کے آس پاس بلند قامت درخت سایہ کیے ہوئے تھے اور ان جھونپڑوں کے بیرونی حصوں پر سیاہ انگوروں کی بیلیں جھول رہی تھیں۔ ہم تینوں احتیاط سے آگے بڑھتے رہے، کوشش کر رہے تھے کہ جھونپڑیوں کے مکینوں کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خاصا طویل سفر طے کر کے ہم اس آبادی سے دور نکل آئے۔ دریا شاید کافی دور رہ گیا تھا۔ میں نے کسی خیال کے تحت میریا سے کہا، کیا وہ کشتی ہماری واپسی کا انتظار کرے گی؟ طویل خاموشی کے بعد میں نے پہلا سوال کیا تھا۔ میریا چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی ہاں، بشرطے کہ انہیں کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔ میں نے پوچھا اور دوسری شکل میں؟ بولی دوسری شکل میں وہ چلے جائیں گے۔ میں نے پوچھا اور پھر ہماری یہاں واپسی؟ وہ بولی اس کے لیے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں ہمارے آدمیوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ ذہن ایک دم چھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ کم وقت نے کھل کر اپنے آدمیوں کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا۔ پھر خود پر ہنسی آنے لگی۔ ظاہر ہے میریا یہ تمام باتیں مجھے کیوں بتائے گی؟ اصولاً تو مجھے حالات سے آگاہ ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ باہر طور میں انہی کا آدمی تھا اور کم از کم یہ علم تو مجھے ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ یہاں کتنی تعداد میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ عجیب بے بسی کی کیفیت تھی، لیکن اب اس کیفیت میں لطف بھی آنے لگا تھا۔ ذہن و دل کو ٹھنڈا نہ رکھا جائے تو بڑی بے خبری کے عالم میں مارا جاؤں گا۔ ہمیشہ بڑے سے بڑے خطرے میں آنکھیں بند کر کے کود پڑتا تھا۔ آنے والے وقت سے بے نیاز ہو کر بعض اوقات تو مجھے خود اپنی تمام کوششیں ناقابل یقین محسوس ہوتی تھیں۔ بہت سے معاملات میں اور ایسی جگہ جہاں بے شمار افراد اور بڑے بڑے ذہین لوگ اپنے مشن میں ناکام رہے تھے، میں نے کامیابی حاصل کر لی تھی، اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں میرا ایمان تو یہی کہتا تھا کہ میرے ساتھ غیب کی قوتیں ہوتی ہیں جو مجھے کامیابی سے ہمکنار کراتی ہیں، ورنہ میں کیا اور میری بساط کیا۔
इस बार भी मेरे जज्बे नेक थे और मैं अपने तौर पर खुद को बिल्कुल मुतमईन पा रहा था। दफतन हमें फिर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई थी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। सूरज सरों पर से गुजर चुका था, लेकिन माहौल भी इस कदर रोशन था कि हम हर चीज को बखूबी देख सकते थे। आने वाली गालिबन वही जीप थी जिसे हमने पहले भी देखा था। जीप हमसे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर रुक गई और फिर उसमें से कई आदमी नीचे उतर आए। उनके हाथों में खुदकार राइफलें दबी हुई थीं और वो मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे। फिर उनमें से एक भारी भरकम आदमी ने उन लोगों को इशारा किया और वो मुख्तलिफ समतों में फैलकर घास में घुस गए। मीरिया ने सरगोशी के अंदाज में कहा, यूं लगता है डीगो जैसे हमारी आमद की इत्तला हो गई है। डीगो ने भी सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया, हाँ, और मेरा ख्याल ये भी है कि मेरे दोनों साथी मारे गए हैं या फरार हो गए हैं। भारी भरकम आदमी जिसने अपने आदमियों को अतराफ में फैल जाने की हिदायत की थी जीप से टिक कर खड़ा हो गया। उसने अपनी कमीज की ऊपरी जेब से एक मोटा सा सिगार निकाला और उसे दांतों में दबाकर लाइटर से सुलगाने लगा। डीगो ने मीरिया की तरफ देख कर सरगोशी की, अगर हमारी तलाश शुरू हो गई है मैडम, तो थोड़ी देर के बाद ये लोग हमारा पता लगा ही लेंगे। क्यों ना कोई कार्रवाई कर डाली जाए। उसने पूछा, मसलन? डीगो ने कहा, अगर ये जीप हासिल हो जाए तो मुमकिन है हमारा बकिया सफर तेज रफ्तारी से तय हो सके। अपनी मंजिल पर पहुंचकर हम कम से कम थोड़े से महफूज तो हो सकते हैं। मुमकिन है हमारे आदमी हमारी सही रहनुमाई कर सकें। मीरिया ने गर्दन हिलाई और डीगो ने अपने लिबास से एक चौड़े फल वाला खंजर निकाल लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और झाड़ियों में हरकत पैदा किए बगैर उस जगह पहुंच गया जहां जीप खड़ी हुई थी। फिर झाड़ियों से निकलने में उसने बड़ी बरकरफ्तारी का मुजाहरा किया था। दूसरे ही लम्हे खंजर की नोक जीप के करीब खड़े हुए भारी भरकम शख्स की गर्दन पर रखकर शायद उसने उसे हरकत न करने की हिदायत की थी। भारी भरकम शख्स का मुंह खुला और सिगार नीचे गिर पड़ा। वो जैसे मुंजमिद हो गया था। मैंने मीरिया को इशारा किया और हम दोनों भी तेज तेज चलते हुए जीप के पास पहुंच गए। डीगो ने भारी भरकम आदमी की गर्दन के गिर्द अपनी चौड़ी कलाई का हिसार कायम कर लिया था। मीरिया ने मुझे इशारा किया कि मैं उन लोगों पर निगाह रखूं जो हमें तलाश करने के लिए चारों तरफ फैल गए हैं, और फिर वो भारी भरकम आदमी से बोली, तुम लोग किसे तलाश कर रहे हो? भारी भरकम आदमी ने हकलाए हुए लहजे में कहा, किसी को नहीं, हम तो यहाँ, मेरा मतलब। खंजर की नोक अब उसकी गुद्दी में चुभ रही थी। मीरिया ने कहा, अगर तुमने एक लम्हे की भी ताखीर की तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। भारी भरकम आदमी बोला, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, ये खंजर मेरी गर्दन से हटाओ। मीरिया ने कहा, हट जाएगा बशर्ते कि तुम जवाब देना पसंद करो। उसी वक्त कहीं झाड़ियों में सरसराहट महसूस हुई जो हम तीनों ने ही सुन ली। एक लम्हे के लिए डीगो की तवज्जो भारी भरकम शख्स पर से हटी और उसने पूरी कुव्वत से दोनों हाथों की कोहनियां डीगो की पसलियों में मारी और दूसरे ही लम्हे गुंजान और घनी झाड़ियों की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन डीगो ने भी कोई ताखीर किए बगैर उसके पीछे छलांग लगाई और शायद झाड़ियों में उसे दबोच लिया, क्योंकि चंद लम्हे के बाद ही वो उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। भारी भरकम आदमी ने चूंकि झाड़ियों में होने वाली आहट सुन ली थी, इसलिए उसने हलक फाड़ कर चीखने की कोशिश की, लेकिन डीगो का जोरदार घूंसा उसकी गर्दन की पुश्त पर पड़ा और उसकी चीख दम तोड़ गई। वो जमीन पर गिर गया। अब वो औंधे मुंह डीगो के नीचे दबा हुआ था और डीगो ने एक बार फिर खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।